गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको आज हिंदी भाषा के क्रिया के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसके बारे में पता चले वो कहलाती है क्रिया। ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, जो कि आप अपनी संस्कृत भाषा में भी पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वाक्य में आपको बताती हूँ। मजदूर कार्य कर रहे हैं। इसमें कर रहे हैं क्रिया शब्द है, क्योंकि उसमें कोई काम होने के बारे में हमें पता चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं रमेश पुस्तक पढ़ता है। इसमें है पढ़ता शब्द, यानी कि कुछ क्रिया है, कोई कार्य हो रहा है, वह कहलाएगा क्रिया। तो जो भी शब्द जिससे हमें किसी भी कार्य के होने या करने के बारे में पता चलता है वो कहलाता है क्रिया। इसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे क्रिया के भेद। बच्चों, क्रिया के दो रूप से दो भेद माने जाते हैं। एक होता है कर्म के आधार पर और एक होता है संरचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर हमारी क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। वो होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया से बच्चों हमारा मतलब है जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म ना जुड़ा हो वो हमारा अकर्मक क्रिया कहलाता है, और जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म जुड़ा हो वो हमारा सकर्मक क्रिया कहलाता है। अब हम समझते हैं कि अकर्मक क्रिया को किस तरह से हम समझ सकते हैं। और देखो बच्चों, परिभाषित रूप में हम इसको इस तरह से बोलेंगे, वे क्रियाएं जिसके साथ कर्म ना लगे और उसका फल कर्ता पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े वो कहलाता है अकर्मक क्रिया। जैसे कि मैं एक वाक्य बोलती हूँ, बच्चा खाता है। इसमें मैंने बोला खाता, बच्चा खाता है, इसमें खाता है शब्द आपका है क्रिया। मैंने इसमें ये नहीं बताया कि बच्चा क्या खाता है। अब हम क्रिया से पूछेंगे कि वह क्या खाता है। मैं बोलती हूँ बच्चा खाता है, बच्चे ने क्या खाया, हमें इसका उत्तर नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया है। अगर मैं इसमें बोलती हूँ बच्चे ने सेब खाया, इसमें मैंने क्रिया से पूछा क्या खाया, तो मुझे उत्तर मिला सेब, यानी कि इस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म जुड़ गया, तो वो हमारा हो जाता है सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है बच्चों, जहां पर आपका एक कर्ता होता है और क्रिया होती है, उसमें कर्म नहीं होता, सिर्फ क्रिया होगी उसके अंदर। इसके अलावा हम और एक वाक्य बोल सकते हैं, यश और आकाश दौड़ रहे हैं, बच्ची सो रही है। इसमें हम लोग जो क्रिया शब्द है, सो रही है या दौड़ रहे हैं, उससे पूछेंगे कि क्या। अगर हमें क्या का उत्तर मिल जाता है, क्रिया कैसे क्या हो रही है, तो हम क्रिया किस पर हो रही है, तो अगर हमें उसका उत्तर नहीं मिलता तो हमारा अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे कि मैंने बोला यश और आकाश दौड़ रहे हैं। इसमें यश और आकाश क्या है बच्चों, संज्ञा शब्द है। दौड़ रहे हैं क्या है, क्रिया शब्द है। अब हम क्रिया से पूछेंगे रमेश और आकाश क्या दौड़ रहे हैं, क्या हमें इसका उत्तर मिला, नहीं मिला। तो जब हमें क्रिया से उत्तर नहीं मिलता है तो वो हमारा कहलाता है अकर्मक क्रिया, क्योंकि उसके अंदर हमें कर्म नहीं मिला है। अब हम इसको एक कंपैरिजन करके मैं आपको बताती हूँ। मैं आपसे बोलती हूँ यश और आकाश खा रहे हैं। मैंने पूछा यश और आकाश क्या खा रहे हैं, आपको उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब ये है अकर्मक क्रिया, इसके अंदर कर्म नहीं, हमें क्या से उत्तर नहीं मिला। अगर मैं कहती हूँ यश और आकाश खाना खा रहे हैं, मैं आपसे फिर पूछती हूँ यश और आकाश क्या खा रहे हैं, मैंने क्रिया से पूछा क्या खा रहे हैं, तो मुझे उत्तर मिला खाना। तो जिन वाक्यों में हमें क्रिया का उत्तर मिल जाता है कि क्रिया में किस चीज पे क्रिया हो रही है, वो हमारा सकर्मक क्रिया कहलाता है। तो अकर्मक क्रिया आपको समझ में आया, जिसमें कर्म नहीं होता, केवल क्रिया होती है, वो हमारा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है बच्चों, वे क्रियाएं जिसके साथ में हमारा कर्म जुड़ा होता है वो हमारा कहलाता है सकर्मक क्रिया, जिसका फल कर्म पर पड़ता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, माँ ने पत्र लिखा, माँ ने क्या लिखा, पत्र, तो हमें उत्तर मिला क्रिया किस चीज पे हुई, पत्र के ऊपर हुई, तो वो हम लोगों का हो जाएगा सकर्मक। इसका मतलब ये है कि जिस वाक्य में हमें कर्म साथ में मिल जाता है वो हमारा सकर्मक, मतलब उसके साथ में कर्म जुड़ जाता है। कर्म का मतलब है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा शब्द जिसके ऊपर की क्रिया की जा रही है। जैसे कि बच्चे ने माँ ने सेब काटकर बच्चे को खिलाया। अगर मैं बोलती बच्चे ने माँ ने बच्चे को खिलाया, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या खिलाया। अगर मैं कहती बच्चे ने माँ ने सेब खिलाया, तो हमें कर्म समझ में आएगा कि सेब के ऊपर कर्म हुआ है, तो वो हमारा कहलाएगा सकर्मक। ठीक है। अब बच्चों, सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है एकर्मक क्रिया और एक होता है द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं, क्योंकि अकर्मक क्रिया अपने आप में केवल एक है जिसमें कर्म नहीं होता। एक साधारण वाक्य होता है, एक कर्ता होगा, साथ में क्रिया होगी उसके। लेकिन सकर्मक क्रिया के साथ में हमारे दो रूप और जुड़ जाते हैं, वो कहलाते हैं एकर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया।
एक कर्मक क्रिया का मतलब होता है जिन सकर्मक क्रियाओं में, मतलब जो सकर्मक क्रिया के जो रूप हैं उसमें यदि एक ही कर्म होगा तो हमारा कहलाएगा एक कर्मक, यानी कि एक कर्म वाली क्रिया। अगर उसमें एक से ज्यादा कर्म है, दो हैं या दो से ज्यादा है, तो हमारा कहलाएगा द्विकर्मक, यानी कि दो बार उसमें दो कर्म उसके अंदर है। इसको उदाहरण की तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं, मैंने पिताजी से जेब खर्च लिया। क्या लिया? क्या लिया बच्चों? जेब खर्च, यानी कि कर्म क्या है इसके अंदर? जेब खर्च, सकर्मक क्रिया है। अब इसमें क्योंकि एक ही कर्म है, वो है जेब खर्च, तो वो हम लोगों का कहलाएगा सकर्मक का एक कर्मक क्रिया। ठीक, आगे, मैं निबंध लिखता हूं। मैं क्या लिखता हूं? निबंध, यानी कि कर्म किस पर हुआ? निबंध पर हुआ। तो इसमें भी हमारे सिर्फ एक ही कर्म है जो है निबंध। तो ये हमारी है तो सकर्मक क्रिया, क्योंकि साथ में कर्म है, लेकिन इसके अंदर केवल एक ही कर्म है, वो है निबंध। और पहले वाले में था जेब खर्च। तो ये हमारा सकर्मक क्रिया का एक कर्मक क्रिया कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? सकर्मक क्रिया जिसके साथ में कर्म जुड़ता है और यदि उसके अंदर एक ही कर्म है तो हमारा एक कर्मक क्रिया कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं द्विकर्मक क्रिया की तरफ, जो कि सकर्मक क्रिया का ही दूसरा रूप है। द्विकर्मक क्रिया बच्चों होती है जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया के में दो कर्म होते हैं, एक की जगह दो कर्म होंगे। जैसे कि उसमें हमको कैसे पता चलता है? इस वाक्य में क्या और किसने क्रिया से हम पूछते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ, सीता ने मुझे चित्र दिया। क्या दिया? चित्र। किसे दिया? मुझे। मैंने आपको क्या बताया था? सकर्मक क्रिया के द्विकर्मक में क्या और किसे लगाने से हमें जब उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया का द्विकर्मक रूप हो जाता है। क्या और किसे, मैं फिर से आपको वाक्य पढ़ के बताती हूँ। सीता ने मुझे चित्र दिया। क्या दिया? चित्र। किसने दिया या किसे दिया? मुझे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। किसे दिया? मुझे दिया। तो क्या और किसे, हमें दोनों उत्तर इसमें मिलते हैं। जब हमें क्या और किसे का उत्तर मिलता है तो वह हमारा कहलाता है द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक का द्विकर्मक रूप कहलाता है। समझ में आया बच्चों? तो हम लोगों ने क्या सीखा? अकर्मक क्रिया, जिसमें कि कर्म नहीं होता, केवल एक क्रिया होती है और उसके साथ में कर्म नहीं जुड़ता। जैसे कि बच्चा खाता है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, माँ पूजा करती है, नहीं हाँ माँ पूजा करती है, सारे के सारे आपके वाक्य आपके कहलाएंगे इसके अंदर अकर्मक रूप कहलाएंगे। और अगर हम सकर्मक में आते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैं पिताजी से जेब खर्च लेता हूँ, या राधा ने मोहन को बांसुरी दी। इस तरह से जिस वाक्य के अंदर आपका कर्म जुड़ जाता है वो हमारा सकर्मक कहलाता है। और सकर्मक क्रिया के मैंने आपको दो रूप बताए, एक मैंने बताया एक कर्मक क्रिया और एक मैंने आपको बताया द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिसमें केवल एक ही कर्म होगा, और द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा? उसमें आपके दो कर्म होंगे, जिसमें कि क्या और किसे से आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको इसके लिए आपको मैं कंटेंट भेजूंगी जिसको आप पढ़ के आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने करा क्रिया के कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं संरचना के आधार पर। क्रिया के भेद हम लोग कर्म के आधार पर पढ़ते हैं और संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के बच्चों चार भेद होते हैं। पहला, उसके चार भेद हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों? संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जब दो क्रियाएं आपस में चिपक कर आती है किसी वाक्य के अंदर। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अच्छा, इसकी परिभाषा ऐसे: दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको वाक्य बताया, पेड़ से टकराकर भेड़िया उछल गया, या फिर हाँ उछल गया, इसमें उछल और गया दोनों क्रिया शब्द है हमारे। दो क्रिया आपस में चिपक कर आई हैं तो हमारा संयुक्त का मतलब होता है जुड़ के आपस में। तो दो क्रिया हमारी जुड़ कर आई, हमारा कहलाएगा संयुक्त क्रिया। इसके अलावा एक और वाक्य हम बोल सकते हैं, छुट्टी की घंटी बज रही है। तो बजना और रही है दोनों के दोनों हमारे क्रियाएं ही हैं। ये दोनों क्रिया हमारी संयुक्त क्रिया में आएंगी क्योंकि दोनों क्रिया एक साथ ही हम लोगों की आई हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं सभा में लोग आते जाते रहे। तो इसके अंदर आते
और जाते दोनों क्रियाएं हैं, दोनों एक साथ आई हैं, तो ये भी हमारी संयुक्त क्रिया है क्योंकि दो क्रियाएं एक साथ हुई हैं। इसके अलावा दिव्या खाना खा चुकी है, इसमें खा और चुकी है दोनों क्रियाएं हैं, दोनों क्रिया एक साथ चिपक कर आई हैं। मतलब बच्चों दो क्रियाएं जब एक साथ आती हैं तो वो हमारी कहलाती है संयुक्त क्रिया। किसी भी वाक्य में क्रिया हमेशा ज्यादातर वाक्य के अंत में ही आती है, और यदि दो क्रियाएं एक साथ आ रही हैं तो वो हम लोग के कहलाएंगी संयुक्त क्रिया। दूसरा हमारा होता है प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों प्रेरणार्थक, प्रेरणा का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को कुछ प्रेरणा देते हैं, किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं, तो वो हमारा प्रेरणा कहलाती है। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया में हमारा क्या होगा? एक तो कार्य होता है हम खुद कर रहे हैं, जैसे कि मैंने खाना खाया, ये एक साधारण क्रिया है, मैंने खाना खाया, इसमें साधारण एक क्रिया आपकी आ जाती है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मैंने बच्चों को खाना खिलवाया, मैंने कोई कार्य करवाया, किसी और से करवाया, तो वो हमारा हो जाएगा मैंने किसी को प्रेरणा, मतलब मैंने किसी से कोई कार्य करवाया। जब मैं कोई कार्य किसी से करवाती हूँ या मैं किसी के लिए कोई कार्य करती हूँ, ये दोनों प्रेरणार्थक क्रिया में आती है। आया समझ में आपको? जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, इसमें माँ खुद कार्य ना करके धोबी से करवाती है, यानी कि वह कार्य खुद नहीं कर रही है, वह कार्य किसी और से करवा रही है। तो वह जब कार्य किसी और से करवाया जाता है तो वो कहलाता है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके अलावा हम एक और वाक्य बोल सकते हैं, मोहन ने रोहित के हाथ अध्यापिका को प्रार्थना पत्र भिजवाया, मतलब कि कोई कार्य करवाया, तो वह कार्य किसी और से करवाया। और यदि कोई कार्य हम किसी और से करवाते हैं तो हमारा प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने आपको सकर्मक क्रिया के दो रूप बताए थे, एक कर्मक और द्विकर्मक, उसी तरह से हमारे प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो रूप होते हैं। पहला हमारा होता है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा होता है हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक हम लोग का। तो उसमें प्रथम प्रेरणार्थक में होता है जब हम कोई कार्य किसी से करवाते हैं, किसी के लिए हम कोई कार्य करते हैं, हम जब कोई कार्य किसी के लिए कर रहे हैं तो वो हमारा प्रथम प्रेरणार्थक में, क्योंकि वह कार्य हम अपने लिए नहीं करके किसी और के लिए कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और यदि हम वो कार्य किसी और से करवाते हैं किसी और के लिए, मतलब हम कोई किसी को कुछ कहते हैं करने के लिए, तो वो हम लोगों का कहलाता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में आपको मैं बताती हूँ, शीला भाई को खाना खिलाती है। पहला मैं बोलती हूँ शीला खाना खाती है, ये साधारण वाक्य है, उसमें अपने लिए उसने कार्य किया। अब मैं आती हूँ आपकी प्रेरणार्थक क्रिया में, ये उसमें हम बोलेंगे शीला भाई को खाना खिलाती है, तो यानी कि उसने कार्य अपने लिए न करके अपने भाई के लिए किया, तो वो हम लोगों का कहलाएगा प्रथम प्रेरणार्थक। अब हम इसको द्वितीय प्रेरणार्थक में कैसे बदल सकते हैं? माँ शीला से भाई को खाना खिलवाती है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, क्योंकि माँ ने कार्य करवाया शीला से उसके भाई के लिए। तो जब जिस वाक्य में एक कार्य खुद से करना, एक कार्य किसी के लिए करना और एक कार्य किसी से करवाना किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, वो हमारा कहलाता है द्वितीय प्रेरणार्थक में। इसका उदाहरण और हम कह सकते हैं, राधा आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा दिलवाता है, तो यानी कि कार्य खुद ना करके किसी और से करवाया जाता है, वो द्वितीय प्रेरणार्थक में आता है। खुद ना करके किसी और से करवाना, दोनों क्रियाएं हमारी प्रेरणार्थक कहलाएंगी कि उसने एक कार्य किया। जैसे कि राजा ने मंत्री को चोर को लाने के लिए कहा, ये हमारा एक वाक्य हो गया, मतलब मंत्री से कोई काम करवाया उसने, ये हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक। तीसरी क्रिया हमारी होती है बच्चों संरचना के आधार पर नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वो क्रिया होती हैं जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के आगे प्रत्यय लगाकर, यानी कि उनके आगे कुछ और शब्दों को, वर्णों को लगाकर बनाई जाती हैं। जैसे कि मिठाइयों पर मक्खियां भिन भिना रही थीं, देर रात तक दोनों बतियाते रहे, इसमें बात, भिन भिनाना ये क्रिया है, बात आपका क्रिया है, ये दोनों क्रिया शब्द हैं। इन क्रियाओं के सामने मैंने जैसे कि भिन भिन के आगे मैंने आना लगा दो तो भिन भिनाना हो गया, बातों के आगे मैंने बतियाना लगा दो तो हो गया बतियाना। तो यानी कि कुछ शब्द जिनके आगे हम लोग प्रत्यय लगा देते हैं और उनको वो उनकी नाम धातु, मतलब रूप के एक धातु रूप के आगे प्रत्यय लगा के हम उसको कोई और शब्द बना देते हैं, नई क्रिया बना देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं नाम धातु क्रियाएं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, संज्ञा शब्द से हो गया हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लाज से लजियाना, लालच से ललचाना। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं विशेषण से, हम बोल सकते हैं गरम से गरमाना, तोतला से तुतलाना, मोटा से मोटियाना। सर्वनाम के में हम बोल सकते हैं अपना से अपनाना। ये सारे शब्द हम लोगों के नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जबकि संज्ञा, सर्वनाम क्रिया और विशेषण शब्दों के आगे हम लोग
कोई भी प्रत्यय लगाकर उसको एक नया क्रिया का रूप दे देते हैं, वो हमारा कहलाता है नाम धातु क्रियाएं। इसके उदाहरण में हम लोग आपको बोल सकते हैं इसमें और ज्यादा आगे, जैसे कि मैंने आपको बोला झुंझलाना, टिम से टिमटिमाना, संज्ञा शर्म से शर्माना, चक्कर से चकराना, मतलब चक्कर के आगे मैंने आना लगाया तो हमारा बन गया चकराना। तो ये हम लोगों के नाम धातु क्रियाएं आती हैं, जबकि किसी भी संज्ञा शब्द के सामने या फिर क्रिया विशेषण के सामने हम लोग दूसरे शब्द लगा के उसको और प्रत्यय लगाकर उसको हम लोग दूसरा शब्द बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा अंत में हम लोगों का आता है पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब, जैसे मैंने आपको शुरू में एक बताया था, आपको संयुक्त क्रिया मैंने आपको बताई थी। संयुक्त क्रिया में मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो क्रियाएं एक साथ चिपक कर आती है वो हमारी कहलाती है संयुक्त क्रियाएं। और आपका ये जो पूर्वकालिक क्रिया है, इसमें भी दो क्रियाएं आती हैं, दो क्रिया शब्द आएंगे इसके अंदर, लेकिन इस पूर्वकालिक का मतलब हो जाता है एक क्रिया करने के बाद में दूसरी क्रिया, उसके बीच में, दो क्रियाओं के बीच में कर या फिर करके, ये दो शब्द आते हैं। ये बात याद रखना, संयुक्त क्रियाओं में दो क्रिया एक साथ चिपक कर आती हैं, पूर्वकालिक क्रिया में भी दो क्रियाएं होती हैं, लेकिन दोनों क्रियाओं के बीच में कर या फिर करके आता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि कोई एक क्रिया करने के बाद में दूसरी क्रिया की जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण की तरह बताती हूँ, माँ ने नहाकर पूजा की। नहाना और पूजा करना दोनों को दोनों आपकी क्रियाएं हैं। तो नहा कर, मैंने आपको क्या बताया था, कर और कर के दो शब्द हमारे दो क्रियाओं के मध्य आ जाते हैं, उनके बीच आ जाते हैं, तो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो माँ ने नहाकर पूजा की, तो इसमें नहाकर और पूजा की, ये हमारे दोनों हमारे अलग अलग क्रियाएं हैं। इसके अलावा लड़की सांप को देखकर डर गई, इसमें देखकर और गई, ये दोनों को दोनों क्रियाएं हैं। बीच में डर शब्द आ गया आप लोगों का, जो कि एक आपका भाववाचक संज्ञा है ना, आपको पता है ना, डरना एक भाववाचक संज्ञा होती है। तो देखकर और गई, ये दोनों क्रियाओं के बीच में शब्द आ गया डर। तीसरा हम बोल सकते हैं गिरीश दूध पीकर सो गया, इसमें पीकर और सो गया, हमारे इसके अंदर पी और सो गया हमारी दो क्रियाएं हैं, इसके बीच में हमारा आ गया कर, तो हम लोग का ये हो जाएगा पूर्वकालिक, यानी कि इसमें दो क्रियाएं हुई, एक हुई पीना और एक हुआ सोना। इससे पहले मैंने कहा था लड़की सांप को देख के डर गई, इसमें देखना और डरना, इसमें भी दो क्रियाएं थी। इसके पहले मैंने आपको बताया कि माँ नहाकर पूजा करती है, इसमें नहाना और पूजा करना दोनों क्रियाएं हैं, इसके बीच में, सबके बीच में कर या करके आ जाता है। तो जब यह दो क्रियाओं के बीच में कर और करके आ जाता है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो क्रियाओं, एक क्रिया पहले की जाती है, दूसरी क्रिया बाद में की जाती है, ये हम लोगों की कहलाती है पूर्वकालिक क्रियाएं। ठीक है बच्चों, इसमें आपको मैं एक चीज और बताऊंगी कि ये जो हमारी पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं, इसमें आपका एक रंजक क्रिया भी कहलाती है। जो आपकी पूर्व क्रिया होती है वो आपकी पूर्व क्रिया कहलाएगी, जो दूसरी क्रिया आप लोगी वो आपकी कहलाएगी रंजक। रंजक मतलब एक क्रिया के बाद में जो दूसरी क्रिया आएगी वो आपकी कहलाएगी रंजक। जैसे मैंने आपको एक वाक्य बताया था अभी कि लड़की सांप को देखकर डर गई, तो इसमें जो गई शब्द है, जो गई क्रिया है, वो आपका रंजक क्रिया है। समझ में आया ना, वो हमारा रंजक क्रिया में कहलाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों, आज हमने क्रिया में हम लोगों ने पढ़ा, क्रिया सबसे पहले किसी भी कार्य के करने या होने के ढंग को हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है कर्म के आधार पर और एक हमारा होता है रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर हम लोग की क्रिया के दो रूप होते हैं, एक हमारा होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा हमारा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कि कर्म नहीं जुड़ा होता, और सकर्मक क्रिया हमारी कौन सी होती है बच्चों, जिसमें साथ में कर्म जुड़ा होता है। सकर्मक क्रिया के मैंने आपको दो भेद बताए, दो रूप बताए। एक मैंने आपको बताया एक कर्मक क्रिया जिसमें कि केवल एक कर्म होता है, और दूसरा द्विकर्मक क्रिया जिसमें कि दो कर्म होते हैं, वो हमारा द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। उसके अलावा रचना के आधार पर हमारे क्रिया के चार भेद होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब कि जिसमें कि दो क्रिया एक साथ जुड़कर आती हैं, जैसे कि सो गया, सोना और गया दोनों क्रिया एक साथ आ जाती हैं। फिर मैंने आपको बताई नाम धातु क्रिया, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों के आगे प्रत्यय लगाकर या कोई और वर्ण लगाकर उसको क्रिया का नया रूप बना दिया जाता है, वो हम लोग का कहलाता है नाम धातु। यानी कि धातु के अंदर, कोई शब्द के अंदर, धातु मूल रूप के अंदर नए शब्दों को बनाना, वो कहलाता है हमारा धातु, तो वो हमारा कहलाएगा नाम धातु क्रियाएं। उसके बाद मैंने आपको बताया
प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कि कोई भी कार्य किसी से प्रेरणा देके किसी को बोल के करवाया जाता है। एक कार्य खुद करना, एक कार्य किसी के लिए करना और एक कार्य किसी से करवाना, तो ये हमारा कहलाता है प्रेरणार्थक क्रिया। लास्ट मैंने अंत में आपको बताया पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में मैंने आपको क्या बताया बच्चों, जिसमें कि दो क्रियाएं इसमें भी आती है, लेकिन दोनों क्रियाओं के बीच में एक कर या कर के शब्द आता है। एक क्रिया करने के बाद में दूसरी क्रिया आती है, पर वो दोनों क्रियाओं के बीच में एक कर या करके हम शब्द लगा देते हैं। तो ये हमारा हुआ क्रिया के बारे में। अब आपको मैं आपके हॉलीडेज होमवर्क के बारे में बताती हूँ बच्चों। हॉलीडेज होमवर्क के लिए आपको मैंने जो एक प्रपत्र भेजे हैं और आपको 10 पेज जो आपको सुलेख करना है, उस सुलेख अलग से आप अपनी कॉपी बनाएंगे। उस कॉपी में आप लोग ये कार्य अलग से करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आप लोग सुलेख करेंगे, सुलेख में ऐसा नहीं कि आप लोग एक ही वाक्य लिख के उसी को बार बार लिख रहे हैं। अलग से कोई भी पाठ्य पुस्तक उठा लीजिए, कोई भी अपने हिंदी का अखबार उठा लीजिए, कोई भी पत्रिका उठा सकते हैं, उसमें से देख देख के आप नए शब्दों को लिखने की कोशिश करेंगे और ये कॉपी में अलग से काम करना है आपको। और जो मैंने आपको अभी वीडियो बताया है आपको, जो मैंने अभी आपको क्रिया कराई है, इस क्रिया के कार्य को आपको अपनी हिंदी कॉपी में करना, जो आपने शुरू से बनाई हुई है। दोनों में फर्क समझ में आया ना आपको? हॉलीडेज होमवर्क आपको अलग से कॉपी में यहाँ करना है और उस कॉपी में आप लोग अपने 10 पेज आपको जो सुलेख मिला है और आपको जो एक प्रश्न पत्र मैंने बनाकर भेजा, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से आधारित कुछ प्रश्न है जो कि आपको करने हैं। उसके अंदर वो आप लोग खुद से करेंगे। उसके अंदर वो आपको अपनी हिंदी हॉलीडेज होमवर्क कॉपी में अलग करना है। और जो मैं अभी आपको कार्य दूंगी इस PDF के इसके संग में वीडियो के साथ में, वो काम आप लोग हिंदी की कॉपी में करेंगे। गर्मी की छुट्टियों में आप लोग अपने रीडिंग का ध्यान रखेंगे, राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि आपको सिर्फ काम करके खत्म करना है, उसको पूरी तरीके से पूरी छुट्टियों को आपने यूटिलाइज करना है। ठीक है? ऑल दी बेस्ट फॉर द हॉलीडेज।